हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म करेंगे क्विकली आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। सो ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। कर देंगे कंफर्म दोज हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड। योर ऑडियो वीडियो इज ओके, इट इज एक्सेसिबल टू यू, तो क्विकली कंफर्म कर दीजिए। तो चलें शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन है चेक कलेक्शन पॉलिसी के ऊपर। ये हमारे मॉड्यूल ए के चैप्टर 6 का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, ये हमारी बेस बिल्डिंग क्लास है, जिस क्लास में आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिन क्वेश्चंस के आंसर आप देने की अगर कोशिश करेंगे तो फिर ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से कवर कर चुके होंगे। फिर इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से उन क्वेश्चन के आंसर दे सकेंगे। तो इससे हमारी जो पाथ है टू गेट मिनिमम स्कोर वो काफ़ी आसान बन जाता है। तो चलें शुरू करते हैं। चेक कलेक्शन पॉलिसीज ऑफ बैंक्स, बैंकों की चेक कलेक्शन पॉलिसी को लेकर के क्या गाइडलाइंस हैं। ब्रॉडली, पॉलिसी शुड इंक्लूड नॉर्म्स टू बी फॉलोड बाय बैंक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। तो चेक कलेक्शन पॉलिसी हर एक बैंक बनाएगा, तो ये आरबीआई का डायरेक्शन है। हर एक बैंक का एक चेक कलेक्शन पॉलिसी होना चाहिए और ये चेक कलेक्शन पॉलिसी उस बैंक का बोर्ड फ्रेम करेगा। और पॉलिसी को फ्रेम करते समय उसमें कुछ नॉर्म्स होंगे, कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी जो बैंक फॉलो करेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग एस्पेक्ट, वो कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जिसके नॉर्म्स फिक्स किए जाएंगे। 3 ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनको लेकर के ये नॉर्म्स बनाए जाएंगे। इमीडिएट क्रेडिट फॉर लोकल और आउट स्टेशन चेक्स, अगर वो लोकल चेक हैं या आउट स्टेशन चेक हैं तो उसको इमीडिएट क्रेडिट करने से रिलेटेड रूल्स क्या होंगे बैंक के। टाइम फ्रेम फॉर कलेक्शन ऑफ लोकल एंड आउट स्टेशन इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा, यानी लोकल इंस्ट्रूमेंट कितने पीरियड में कलेक्ट करके क्रेडिट किए जाएंगे और आउट स्टेशन इंस्ट्रूमेंट्स कितने पीरियड में कलेक्ट करके क्रेडिट किए जाएंगे। इंटरेस्ट पेमेंट फॉर डिलेड कलेक्शन, अगर बैंक बोर्ड ने एक टाइम के नॉर्म बनाए और उस टाइम नॉर्म को फॉलो नहीं किया जाता, डिले होता है कलेक्शन के अंदर, तो फिर इंटरेस्ट पेमेंट से रिलेटेड रूल्स क्या होंगे। सो चेक कलेक्शन पॉलिसी के अंदर ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको लेकर के ये रूल्स हैं। अब ये रूल्स क्या हैं, ये नॉर्म्स क्या हैं, इनको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। द पॉलिसी शुड बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ब्रॉड बेस्ड प्रिंसिपल्स, जो पॉलिसी बनाई जाएगी कुछ ब्रॉड प्रिंसिपल्स उसमें फॉलो किए जाएंगे। वो ब्रॉड प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। नंबर 1, banks should formulate a comprehensive and transparent policy covering all the above aspect। तो ये पहला रिक्वायरमेंट है कि बैंक की जो पॉलिसी फॉर्मुलेट होगी वो पॉलिसी कॉम्प्रहेंसिव होनी चाहिए, यानी उस पॉलिसी में ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू दीज 3 इश्यूज वो कवर होने चाहिए। पॉलिसी केवल कॉम्प्रहेंसिव ही नहीं होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट भी होनी चाहिए, उसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं होना चाहिए, ओपेकनेस नहीं होनी चाहिए, वो पारदर्शी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सो दिस इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट अबाउट दैट पॉलिसी। सेकंड, review their existing arrangements and work out a scheme for reduction in collection period। तो जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है चेक कलेक्शन पीरियड को लेकर के, उस अरेंजमेंट को रिव्यू करें और वर्कआउट करें एक स्कीम
फॉर रिडक्शन इन कलेक्शन पीरियड, यानी अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है वो कलेक्शन पीरियड को रिड्यूस करना है। इसीलिए जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है उनको रिव्यू किया जाए और स्कीम वर्कआउट की जाए कलेक्शन पीरियड को रिड्यूस करने के लिए। एडिक्वेट केयर टू इंश्योर दैट इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल डिपॉजिटर्स आर प्रोटेक्टेड, खास तौर के ऊपर फोकस रहना चाहिए स्मॉल डिपॉजिटर्स का। तो जो स्मॉल डिपॉजिटर्स के हित हैं उनका जो इंटरेस्ट है उसकी एनफ केयर सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि उनके जो इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट रहें। टू बी इंटेग्रेटेड विद द डिपॉजिट पॉलिसी ऑफ द बैंक इन लाइन विद IBA's मॉडल डिपॉजिट पॉलिसी, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की एक मॉडल डिपॉजिट पॉलिसी है। तो बैंक की जो डिपॉजिट पॉलिसी है जो IBA मॉडल डिपॉजिट पॉलिसी के मुताबिक बनाई गई है, तो उसके साथ ये चेक कलेक्शन पॉलिसी को इंटेग्रेट करना है। सो दिस मीन देयर शुड बी इंटेग्रेशन ऑफ टू पॉलिसीज, सो चेक कलेक्शन पॉलिसी ऑन वन साइड एंड डिपॉजिट पॉलिसी ऑफ द बैंक ऑन अदर साइड, तो इनका इंटेग्रेशन होना चाहिए। Policy should clearly lay down a liability of banks by way of interest payments due to delays for non-compliance with the standards set by banks themselves. So policy में बड़ी स्पष्टता के साथ क्लियरली ये मेंशन होना चाहिए कि बैंक की लाइबिलिटी क्या बनेगी इंटरेस्ट पेमेंट्स के थ्रू अगर डिले होता है नॉन कंप्लायंस के कारण। तो अगर डिलेज है नॉन कंप्लायंस की जो स्टैंडर्ड बैंकों ने फिक्स किए अपने आप, तो अगर उन स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया जाता, डिले होता है, तो इंटरेस्ट पेमेंट के रूल्स क्या होंगे, बैंक की लायबिलिटी क्या होगी इंटरेस्ट पेमेंट्स को लेकर के। कॉम्पनसेशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट शुड बी मेड विदाउट एनी क्लेम फ्रॉम द कस्टमर। ये जो इंटरेस्ट पेमेंट को कॉम्पनसेशन की फॉर्म में पे किया जाएगा, ये कॉम्पनसेशन कस्टमर को डिमांड करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सो कस्टमर को क्लेम करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सो दिस विल बी विदाउट एनी क्लेम बीइंग मेड बाय द कस्टमर, दिस मीन इट शुड बी ऑटोमेटिक। सो अगर नॉन कंप्लायंस हुआ है, डिले हुआ है, तो डिले के कारण कस्टमर को जो लॉस हो उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना चाहिए और ये इंटरेस्ट पेमेंट इनिशिएट बैंक अपने आप करेगा, ऑटो बेसिस के ऊपर होना चाहिए, नॉट दैट कि बैंक कस्टमर का रिक्वेस्ट वेट किया जाए। नो अकाउंट पे चेक को लेकर के कलेक्शन पॉलिसी या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है अकाउंट पे चेक को लेकर के। RBI has prohibited banks from crediting an account pay check, demand draft, pay order or banker's check to the account of any other person than pay named therein. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को मना किया है कि अगर अकाउंट पे चेक है X के नाम से, तो इसे Y के अकाउंट में क्रेडिट कलेक्शन के लिए ना किया जाए। तो इट शुड बी कलेक्टेड, इट शुड बी पेड टू अकाउंट ऑफ X ओनली। फिर चाहे ये चेक हो या डिमांड ड्राफ्ट हो या पे ऑर्डर हो या बैंकर्स चेक हो। तो RBI ने ऐसा मना क्यों किया हुआ है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इट इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। रीजन नंबर 1, टू बी इन कंसोनेंस विद लीगल रिक्वायरमेंट। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1821 सेक्शन 131। ये लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? अगर हमने X का चेक Y के अकाउंट में क्रेडिट किया तो बैंक को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी फ्रॉड में, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जन। तो X के चेक को Y के अकाउंट में क्रेडिट कर देना कलेक्शन के बाद, इसको हम कहते हैं कन्वर्जन। तो अगर कन्वर्जन होता है तो बैंक को
पेनल्टी पे करनी पड़ती है, लाइबिलिटी रहती है बैंक की, तो उस लाइबिलिटी से हम बच सकें, तो वो लीगल रिक्वायरमेंट को ये पूरा करता है। सो दिस इज वन रीजन टू प्रोटेक्ट बैंक्स फ्रॉम बीइंग बर्डन विद लाइबिलिटी फॉर अनऑथराइज्ड कलेक्शन। तो हम अगर अनऑथराइज्ड कलेक्शन करेंगे, यानी एक्स के अकाउंट का चेक, एक्स के नाम का चेक अगर हम वाई के लिए कलेक्ट करेंगे, तो वो अनऑथराइज्ड कलेक्शन बनेगी। इसकी जो लाइबिलिटी बनती है अंडर 1 सेक्शन 131, तो उस लाइबिलिटी के भार से बैंक बच जाएंगे। टू मेंटेन इंटेग्रिटी एंड साउंडनेस ऑफ पेमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम। तो अगर जब हम इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे तो इससे फ्रॉड्स कम होंगे, तो जो इंटेग्रिटी है एंड साउंडनेस है पेमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम की, वो मेंटेन होगी। टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ डेविएशंस ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट। पुराने दिनों के अंदर इस प्रकार की बहुत सारी डेविएशंस रहती थी, तो उनका रिकरेंस ना हो उन डेविएशंस का। सो दिस इज अनदर रीजन where drawer or pay instructs the bank to credit the proceeds of an account pay check to any account other than that of the pay, bank should ask the drawer or pay to obtain a fresh check or have account pay mandate thereon withdrawn by the drawer. This instruction would also apply with respect to checks drawn by banks payable to another bank. तो ये इंस्ट्रक्शन क्या कहता है अकाउंट पे चेक्स को लेकर के, अगर ड्रॉयर या पे ये इंस्ट्रक्शन देता है कि इस चेक को पेई के अकाउंट में क्रेडिट ना करके किसी और अकाउंट में क्रेडिट किया जाए, यानी अगर एक्स इंसिस्ट करता है कि इसके वाई के अकाउंट के थ्रू कलेक्ट कर लिया जाए, तो बैंक ने क्या करना है, बैंक ने एडवाइज करना है पे या ड्रॉयर को कि भाई आप फ्रेश चेक इशू करें और उसमें अकाउंट पे मैंडेट को मत मेंशन करें। तो हैव अकाउंट पे मैंडेट देयर ऑन विड्रॉन, और अगर आपने ऐसा किया है तो उसको विड्रॉ करिए। सो ये इंस्ट्रक्शन जब बैंक चेक इशू करते हैं व्हेन दे मेक पेमेंट टू अदर बैंक्स, तो इस इंस्ट्रक्शन को बैंक भी फॉलो करेंगे। तो दिस मीन अकाउंट पे चेक को हमने किसी भी केस में किसी दूसरे अकाउंट में क्रेडिट करना नहीं देना है। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शन को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। वो एक्सेप्शन क्या है? In order to facilitate collection of checks from a payment system angle, account pay check deposited with the sub-member for credit to their customer's account can be collected by sponsor member bank of the clearing house. There should be clear undertaking from the sub-member bank to the effect that proceeds of the account pay check will be credited only to pay's account. तो क्लियरिंग हाउस के जो मेंबर्स हैं उनके कुछ सब मेंबर्स होते हैं। तो जैसे स्पॉन्सर बैंक, उसने अगर किसी आरआरबी को स्पॉन्सर किया है तो क्लियरिंग हाउस में स्पॉन्सर बैंक तो मेंबर होगा, लेकिन आरआरबी उसका मेंबर अगर नहीं है तो आरआरबी उस स्पॉन्सर बैंक का सब मेंबर हो जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन ये है कि इस सब मेंबर के अकाउंट में द अमाउंट ऑफ चेक कैन बी क्रेडिटेड बाय द मेंबर आफ्टर क्लियरेंस, और ये सब मेंबर सुनिश्चित करेगा कि उस चेक का जो क्रेडिट है वो पेई के अकाउंट को ही जाएगा। तो इसको अंडरस्टैंड करने के बाद इस डायरेक्शन को हम दोबारा से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। In order to facilitate collection of checks from payment system angle only, ये फैसिलिटी पेमेंट सिस्टम एंगल से है केवल। अकाउंट पे चेक डिपॉजिटेड विद द सब मेंबर फॉर क्रेडिट टू देयर कस्टमर अकाउंट, तो अगर
आरआरबी के पास उसका कस्टमर पेज अकाउंट चेक डिपॉजिट करवाता है फॉर क्लियरेंस, तो आरआरबी अपने अकाउंट में उसके पैसे को कलेक्ट करवा सकता है थ्रू द मेंबर बैंक। तो देयर शुड बी क्लियर अंडरटेकिंग फ्रॉम द सब मेंबर। इस केस में सब मेंबर जो है उसके यहाँ से बड़ी क्लियर अंडरटेकिंग होनी चाहिए कि इस चेक की जो प्रोसीड्स हैं वो अल्टीमेटली पे के अकाउंट को ही क्रेडिट की जाएंगी। नो सी, with a view to mitigate difficulties faced by members of the cooperative credit society। तो ये एक्सेप्शन एक हुई एट बी, तो ये दोनों ही यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं जब हम अकाउंट पे चेक को किसी और अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो दिस वाज वन एंड दिस इज द सेकंड वन। दिस सेकंड वन इज फॉर मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को क्या एडवाइज किया है? Banks can consider collecting account pay checks drawn for an amount not exceeding rupees 50,000 to accounts of a cooperative credit society। तो ये चेक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के अकाउंट में क्रेडिट हो सकते हैं। चेक किन के नाम से हैं? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के मेंबर के नाम से, और वो मेंबर का बैंक अकाउंट नहीं है। उसको फैसिलिटेट करने के लिए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के अकाउंट में इनका कलेक्शन हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है अगर पेई कॉन्स्टिट्यूएंट है, कस्टमर है उस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का। फॉर दिस फैसिलिटी बैंक्स शुड ऑब्टेन क्लियर रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग फ्रॉम कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी दैट proceeds of the check will be credited only to account of the concerned member who are pays named in the check। तो ये पोजीशन वर्चुअली इसी प्रकार की हो गई। सो देयर इज ए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, इसके अलग अलग मेंबर्स हैं। सो थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स हैं, उनके बैंक अकाउंट नहीं है, उनके नाम से अकाउंट पे चेक है। तो बिकॉज इन मेंबर्स के ए बी सी डी ई इनके अकाउंट नहीं है, तो इनके जो अकाउंट पे चेक हैं तो वो CCS के अकाउंट से कलेक्ट हो सकते हैं, उनके अकाउंट में ये क्रेडिट हो सकते हैं। लेकिन एक ही कंडीशन है, उनकी जो प्रोसीड्स होंगी वो उनको दे दी जाएंगी जिनके नाम से एक्चुअली वो चेक है। तो एक तो ये कंडीशन हो गई, और दूसरी कंडीशन उन चेकों का जो अमाउंट है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर ये दो कंडीशंस कंप्लीट होती हैं तो फिर ये एक्सेप्शन बैंक्स परमिट कर सकते हैं, इनके अलावा और कोई एक्सेप्शन परमिटेड नहीं है। तो आई एम श्योर इस सारे पार्ट को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर ऐसा है तो थोड़ा सा मुझे कन्फर्म कर दीजिए दैट नाउ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी वेल। तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं अब आप हर चीज को। तो कर दीजिए कन्फर्म इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर। यू हैव अंडरस्टूड चेक कलेक्शन पॉलिसी वेरी वेल। तो आपने चेक कलेक्शन पॉलिसी को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। आपका ये कमेंट बहुत सारे और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है कि वो भी इस वीडियो को वॉच करें और इसका बेनिफिट लें। तो इससे हम बहुत सारे और स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे होते हैं। तो कर दीजिए ये कमेंट, और कमेंट आपको कहां पे करना है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। यस, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट्स की। तो चलें आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या है? आर यू मेकिंग यूज ऑफ IIBF बुक्स फॉर योर प्रेपरेशन? क्या आप अपने प्रेपरेशन के लिए IIBF बुक्स को यूज कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपके सामने कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नंबर 1,
डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स के अंदर जो कुछ लिखा गया है, जैसे लिखा गया है, वो अंडरस्टैंड करने में आपको डिफ़िकल्टी आती है। बार-बार पढ़ना पड़ता है, फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ना पड़ता है, जिससे आपका टाइम भी बहुत सारा वेस्ट हो जाता है, कंज़्यूम हो जाता है। और टाइम आपके पास पहले से कम अवेलेबल है बिकॉज़ होल डे यू आर वर्किंग इन द बैंक। आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन हर चैप्टर के एंड के ऊपर क्वेश्चन तो आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन बहुत थोड़े क्वेश्चंस मिलते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस पूरी नहीं हो पाती। अगर इस प्रकार के इश्यूज आप फेस कर रहे हैं, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। हमारे वीडियो लेसन के अंदर जब हम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, तो बहुत सिंपल करके एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आप बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं। इससे आपकी ये जो दोनों प्रॉब्लम्स हैं, वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। और फिर उसका इम्पैक्ट क्या होता है, आप ज़्यादा टाइम दे पाते हो पूरे सिलेबस को कवर करने में। तो पूरे सिलेबस को कवर करना बहुत आसान काम बन जाता है जब आप हमारे इन वीडियो लेसन्स को यूज़ करते हैं। और जब आप हमारे क्वेश्चन बैंक को यूज़ करते हैं, जिसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आपको बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, तो फिर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम के पास जा कर के अगर आप हमारे मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चन को भी यूज़ करते हैं, तो फिर आपका राह आसान बन जाता है फॉर स्कोरिंग मिनिमम। तो ये अवेलेबल है हमारी ऐप के थ्रू या अवेलेबल है हमारे वेबसाइट के थ्रू, तो इनको यूज़ कर सकते हैं, इनका बेनिफिट ले सकते हैं और अपने टास्क को आसान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक्स, ड्राफ्ट्स, पे ऑर्डर्स एंड बैंकर्स चेक। तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स का वैलिडिटी पीरियड कितना रहता है? यस, आई एम श्योर आप सभी को इसकी जानकारी ज़रूर होगी। तो अर्लियर प्रैक्टिस वाज टू मेक पेमेंट ऑफ ए चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर ओनली इफ प्रेजेंटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो पहले पोजीशन क्या थी, इसका वैलिडिटी पीरियड होता था 6 मंथ्स का। So it was noticed that undue advantage of this facility was being taken by circulating these instruments in the market. ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पाया गया कि इस प्रकार की वैलिडिटी का अनड्यू एडवांटेज बहुत सारे लोग ले रहे हैं। वो इंस्ट्रूमेंट को एनकैश नहीं करवाते, उसको सर्कुलेट करते रहते हैं मार्केट में कैश की तरह फॉर 6 मंथ्स। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि इसकी वैलिडिटी पीरियड को रिड्यूस कर दिया जाए। तो वैलिडिटी पीरियड इंस्टेड ऑफ 6 मंथ्स इट वाज रिड्यूस टू 3 मंथ्स। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कब से इम्प्लीमेंट किया, तो इट वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2012। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये पावर्स कहाँ से थी, तो ये पावर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास थी सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो यहाँ पे हमारे पास 3-4 क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक, प्रीवियसली ये वैलिडिटी पीरियड कितना हुआ करता था। रिड्यूस्ड वैलिडिटी पीरियड कौन सी डेट से इंप्लीमेंट हुआ, रिड्यूस करने के पीछे रीजन क्या था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी पावर्स कौन सी सेक्शन कौन से एक्ट के मुताबिक यूज की। यानी इस एक सेंटेंस से, इस एक छोटे से पैराग्राफ से हमारे पास 4 अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। अंडर मेंशन्ड गाइडलाइन शुड बी फॉलोड फॉर लॉस्ट चेक्स। अगर चेक लॉस हो जाता है, सो इन केस ऑफ लॉस्ट चेक्स, तो लॉस्ट चेक के केस में क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो होनी है। सो लॉस्ट चेक के केस में सबसे पहले है चेक लॉस्ट इन ट्रांजिट और लॉस्ट इन क्लियरिंग प्रोसेस और एट द पेइंग बैंक ब्रांच। अगर चेक ट्रांजिट में गुम होता है, चेक को एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया और चेक मिसप्लेस हो जाता है, या क्लियरिंग प्रोसेस में वो मिसप्लेस हो जाता है, तो क्लियरिंग में भेजा गया तो लॉस्ट हो गया, या पेइंग बैंक ब्रांच के अंदर वो लॉस हो जाता है
और वो भी पेमेंट करने से पहले हम लॉस की बात कर रहे हैं। तो इस केस में व्हाट इज टू बी डन बाय द बैंक्स, तो बैंकों को इस केस में क्या करना है? बैंकों को इंफॉर्मेशन देनी है अकाउंट होल्डर को इमीडिएटली, so that he or she can inform the drawer to take steps for stop payment। तो एक्स के नाम का चेक है, ये चेक गुम हो गया तो एक्स पे ही है, तो एक्स को बैंक इमीडिएटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ताकि एक्स उसके ड्रॉयर को स्टॉप पेमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सके, क्योंकि स्टॉप पेमेंट का रिक्वेस्ट जो है वो केवल ड्रॉयर के द्वारा दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? ड्रॉई बैंक को, जो पे करने वाला है बैंक, पेइंग बैंक को ये इंस्ट्रक्शन देना होगा ताकि फ्रॉड से बचा जा सके। एंड कैन ऑल्सो टेक केयर दैट अदर चेक इशूड बाय हिम आर नॉट डिसऑनर्ड बिकॉज ऑफ नॉन क्रेडिट ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस्ट और चेक और इंस्ट्रूमेंट। अब क्योंकि ये चेक कलेक्ट नहीं हो पाया तो ऐसा पॉसिबल है कि एक्स ने इसकी प्रोसीड्स के बेसिस के ऊपर कुछ चेक इशू कर दिए हों। तो अगर एक्स चेक इशू कर चुका है तो उस पेमेंट आने के एक्सपेक्टेशन में तो वो चेक डिसऑनर हो सकते हैं। सो एक्स ने चेक डिपॉजिट करवाया फॉर कलेक्शन, लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ तो चेक मिसप्लेस हुआ। अब एक्स ने उसके बेसिस के ऊपर कुछ अपने कौन से चेक इशू किए तो वो चेक डिसऑनर हो जाएंगे। तो इसीलिए एक्स प्रिकॉशन ले सकता है दो तरह का अगर उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। दो प्रिकॉशन क्या हुए? एक, वो ड्रॉयर को इन्फॉर्म करेगा ताकि ड्रॉयर अपने बैंक को कहे कि स्टॉप पेमेंट कर दीजिए। सेकेंडली, अगर एक्स ने उस चेक के अमाउंट के बेसिस के ऊपर कोई चेक इशू कर रखे हैं तो उनमें भी वो एडिक्वेट प्रिकॉशन ले सके। तो इसीलिए कस्टमर को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ये एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट बन जाती है। द ओनर्स ऑफ सच लॉस लाइज विद द कलेक्टिंग बैंकर एंड नॉट विद द अकाउंट होल्डर। तो इस केस में जो जिम्मेदारी बनती है लॉस की, तो वो लॉस की जिम्मेदारी किसकी बनती है? वो लॉस की जिम्मेदारी बनती है कलेक्टिंग बैंकर की, और किसी भी प्रकार से अकाउंट होल्डर को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बैंक्स शुड रीइंबर्स द अकाउंट होल्डर रिलेटेड एक्सपेंसेस फॉर ऑब्टेनिंग डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल्सो इंटरेस्ट फॉर रीजनेबल डिलेज अकर्ड इन द ऑब्टेनिंग द सेम। तो बैंकों को रीइंबर्समेंट देना होगा अकाउंट होल्डर को, तो जो अकाउंट होल्डर के एक्सपेंसेस इनकर हुए डुप्लीकेट लेने के लिए, और इंटरेस्ट भी पे करना होगा फॉर रीजनेबल डिले अकर्ड इन ऑब्टेनिंग द सेम, क्योंकि डुप्लीकेट लिया गया सो देयर वाज सम डिले इन पेमेंट रिसीट, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो भी बैंकों को पे करना चाहिए। तो एक तो रिलेटेड एक्सपेंसेस कलेक्टिंग बैंक पे करेंगे और दूसरे रीजनेबल डिले के लिए इंटरेस्ट भी पे करेंगे। इफ चेक इंस्ट्रूमेंट हैज बीन लॉस्ट एट द पेइंग बैंक्स ब्रांच, collecting banker should have right to recover the amount reimbursed to the customer from the paying banker। तो अगर ये चेक मिसप्लेस हुआ है, लॉस हुआ है उसका पेइंग बैंक की ब्रांच के अंदर, तो उस केस में जो कलेक्टिंग बैंक है वो अपने कस्टमर को रीइंबर्समेंट देगा, लेकिन जो रीइंबर्समेंट वो अपने कस्टमर को देता है वो रिकवर करेगा पेइंग बैंकर से जिसके यहाँ पे ये चेक मिसप्लेस हुआ है। तो ये थी गाइडलाइंस रिलेटिंग टू लॉस ऑफ चेक्स की। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का, तो उस क्वेश्चन के लिए आप हमारे इस वीडियो लेसन के कमेंट बॉक्स को यूज़ कर सकते हो। यानी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना कोई भी क्वेश्चन टाइप कर सकते हो रिलेटेड टू टुडेज लेसन। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें मेल कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में हम सूटेबली आंसर करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल नहीं लगा तो आप इस वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करें ताकि हमें पता चले
कि हम क्या गलती कर रहे हैं। लेकिन अगर ये यूज़फुल लगा तो फिर लाइक करने में हेजिटेशन ना करें। आपका लाइक करना मीन्स यू विल बी हेल्पिंग अदर स्टूडेंट्स। कैसे हेल्प कर रहे होंगे? जिन सेशंस को लाइक किया जाता है, यूट्यूब उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश अपने लेवल के ऊपर करता है। तो अगर आप लाइक करेंगे तो और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सकता है यूट्यूब की हेल्प के कारण। इसके लिंक को आप शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज या किसी भी और ग्रुप में जहां आप मेंबर्स हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है वो लेकिन बेल आइकन के साथ नहीं, तो हमारे बहुत सारे नोटिफिकेशंस आपके मिस हो रहे होंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर पुश करें ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते जाएं। इससे आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए अब आज के इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। आज के सेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं या कुछ और एस्पेक्ट हैं जो हम अभी कवर नहीं कर सके बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, तो हम नेक्स्ट लेसन के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए अब वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।